स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। यहाँ पे आप जितना भी क्वेश्चन देखेंगे सारा क्वेश्चन बीपीएससी का पीवाईक्यू है। टोटल हम लोग 25 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा बीपीएससी किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है और आने वाले एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन। 5 ऑप्शन दिया गया, आपको चूज करना कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। देखिए फर्स्ट का जो राइट आंसर है, कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्रा से। सो फर्स्ट का जो राइट आंसर दैट इज ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। तो भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब चलता है। देखिए भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 31 मार्च के बाद तक चलता है। सो राइट आंसर है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। 2 का जो राइट आंसर है दैट इज सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया और यह शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। सो राइट आंसर है 3 का ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। सो राइट आंसर है 4 का दैट इज ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाता है। देखिए जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह मेनली सप्तऋषि कहलाता है। सो 5 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन-कौन हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। सो राइट आंसर है 6 का ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज डी, बी ए स्मिथ है ना। बी ए स्मिथ को भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन है। देखिए 8 का जो राइट आंसर है दैट इज एक उपयुक्त में से कोई उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग में देखा जाए खाद्य प्रसंस्करण, डायरी, चीनी चीनी उत्पादन, विनिर्माण, स्वास्थ्य सारे हैं। सो राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो 1937 में जो गठित हुआ था प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल, उनका नेतृत्व किसने किया था। देखिए 9 का जो राइट आंसर है दैट इज मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया। देखिए पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन यह आपको भारत की स्वतंत्रता के अवसर पे किया गया था। सो 10 का जो राइट आंसर है दैट इज डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया है ना। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया, तो बिरसा मुंडा थे। देखिए 11 का जो राइट आंसर है दैट इज एक, इसमें से कोई भी सही नहीं है। एक्चुअली बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 को। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जाए, बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति यह नवपाषाणिक संस्कृति से बिलोंग करती है। सो राइट आंसर है 12 का सी, दे बिलोंग टू न्योलिथिक एजेस। सो राइट आंसर होगा नवपाषाणिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी।
ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज दरिया साहेब। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना दरिया साहेब के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी थे। सो राइट आंसर है 14 का दैट इज बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? देखिए ये करंट अफेयर पुराना है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। सो आंसर जो हो जाएगा 15 का दैट इज बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यह भी करंट अफेयर है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? देखिए राइट आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या कहलाता है? देखिए 17 का जो राइट आंसर है दैट इज एमाइलेज। एमाइलेज वह एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है, लीची का खाद्य भाग है, लीची का खाद्य भाग कौन सा है? देखिए जो लीची का खाद्य भाग है वह कहलाता है एरिल, है ना। इनके अलावा आम का मध्य फल, पीती, नारियल का भ्रूणपोष और सेब का जो होता है मांसल पुष्पासन होता है। सो लीची का खाद्य भाग एरिल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है, पौधों में परदीपिकालिता की खोज किसने, खोज करने वाले हैं? पौधों में जो परदीप्तिकालिता है उसका खोज किसने किया था? देखिए जो राइट आंसर है दैट इज गार्डनर और एलार्ड के द्वारा इसे खोजा गया। इंपॉर्टेंट है, पौधों में जो प्रतिदीपकालिता है इनकी खोज कौन किए थे? गार्डनर और एलार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधों ग्रहण करते हैं। आप देखेंगे जो पत्तियां होती है उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। तो इनका प्रयोग पौधा मेनली किस लिए करते हैं? देखिए जो स्टोमेटा है इनका प्रयोग पौधा गैसों का आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। सो राइट आंसर जो है 20 का दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है सेरोलॉजी, निम्न में से किसका अध्ययन है? सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। देखिए सेरोलॉजी जो है छिपकलियों का अध्ययन है, लिजार्ड का अध्ययन है। सो राइट आंसर जो है 21 का दैट इज ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है, यदि एक जीवाणविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है 2 घंटे, यानी 2 घंटे बराबर 120 मिनट, तो 120 मिनट में कितने बार यह डिवाइड होंगे? तो मेनली 15 × 28 यानी 2 की पावर, देखेंगे तो एक बार में 2 बार डिवाइड होता है। सो 22 का जो राइट आंसर होगा दैट इज डी, 256। क्योंकि जीवाणु कोशिका 15 मिनट 2 भागों में विभक्त होती है तो 120 मिनट में जीवाणु कोशिका 256 जीवाणु निर्मित करेंगे। सो राइट आंसर है 22 का डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर इनमें से किस संरचना से स्पष्ट होता है? आप जानते हैं जो प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीज सिमिलरिटीज पाया जाता है। हाँ, वही कुछ चीज है जिससे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा है। नाभिक, एंजाइम, कोशिका भित्ति। देखिए 23 का जो राइट आंसर दैट इज कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, है ना। प्लांट्स के पास सेल वाल होता है और एनिमल्स के पास यह नहीं होता है। सो ये प्लांट में जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज से मिलके बना होता है। सो राइट आंसर है 23 का सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है, कोल्ड कंडीशन में स्थिर नॉन डिकम्पोजल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कोल्ड कंडीशनर में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है इसमें से? देखिए 24 का जो राइट आंसर है दैट इज एस्पार्टम, है ना। एस्पार्टम जो है
या कोल्ड कंडीशन में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है। क्वेश्चन नंबर 25, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाला धातु का नाम बताइए। देखिए, कमरे के ताप पर द्रव की स्थिति में रहने वाले धातु का नाम पारा है। सो 25 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है, लोहे का सबसे विशुद्धतम रूप कौन सा है। लोहे का जो सबसे विशुद्धतम रूप है वह कौन है। देखिए, लोहे का जो सबसे विशुद्धतम लोह उसे पितवा लोहा कहा जाता है। सो राइट आंसर है 26 का डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। सो CaCl2 राइट आंसर हो जाएगा 27 का, दैट इज ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जाए, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी है। इनमें जो राइट आंसर है दैट इज लिथियम। लिथियम तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 29, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए इथिलीन एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सो 29 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहा जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो एक एसिड है, दूसरा बेस है ना। एसिड प्लस बेस प्लस 10 का एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सो 30 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा जा रहा है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब। कब ये अपना चुंबकीय गुण खोते हैं। 31 का जो राइट आंसर होगा दैट इज जब उसे गर्म किए जाते हैं तो ये अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। सो राइट आंसर है 31 का डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा जा रहा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। आप लोग जानते हैं कन्वर्ट करने C/5 F-32/9। अगर हम C का मान अगर 50 रखेंगे तो यहाँ से निकलेगा, काटेंगे 10 9 90 प्लस 32, है ना। तो इसके अनुसार जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 32 का, दैट इज 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। सेम फार्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं, C/5 F-32/9, जिससे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 104 डिग्री, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा, संघनन क्या है ना। संघनन किसे कहते हैं। मेनली जो संघनन होता है वाष्प का दर में परिवर्तन होना, उसे हम लोग संघनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों को पता लगाने के लिए, हिमशैल का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, उपयोग में से एक से अधिक। आप लोग जानते हैं सोनार का प्रयोग कई प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है यह एक अदिश राशि है, सदिश राशि है ना, कौन सा है। तो पहले आप जानते हैं अदिश और सदिश। सदिश यानी जिसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। तो मेनली जो चुंबकीय है यह एक प्रकार का सदिश राशि है, इसके पास परिणाम के साथ साथ परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी होता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा जा रहा है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हवा में नमी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए, हवा में नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। 37 का जो राइट आंसर होगा दैट इज सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा जा रहा है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। मैंने जो हरित क्रांति की सफलता वह किस चीज पे निर्भर करता है। पहला, बीजों की उच्च पैदावार किस्म के लिए, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक, उनमें से सभी।
तो आप सभी लोग जानते हैं जो हरित क्रांति की सफलता के लिए यहाँ पे तीनों चीज जिम्मेदार है। सो 38 का जो राइट आंसर होगा दैट इज डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 39। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितना है? तो शिशु मरणांक दर क्या है बिहार राज्य की, आपको बताना है। देखिए बिहार राज्य का जो शिशु मरणांक दर है झारखंड से भी अधिक है। सो 39 का जो राइट आंसर होगा दैट इज ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जाए बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। तो बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का जो आर्थिक सर्वेक्षण है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज सुशील मोदी के द्वारा। 40 का जो राइट आंसर है दैट इज सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है वह कब लागू की गई थी? देखिए 41 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा जा रहा है गरीबी का अंतर दर्शाता है। गरीबी का अंतर किस चीज को दर्शाता है? देखिए गरीबी का अंतर गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच के अंतर को कहते हैं। सो 42 का जो राइट आंसर होगा दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 43। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस किस एक में मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? तो सबसे निम्न मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स में नीति आयोग का जो था उसमें सबसे नीचे कौन था? ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय और बिहार। तो आप सभी लोग जानते हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उनमें बिहार सबसे निचले स्थान पे है। सो राइट आंसर जो होगा 43 का दैट इज डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा जा रहा है गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सत्य नहीं है ना? तो आप चूज कीजिए यहाँ पे कौन सा सत्य नहीं है। इसमें से जो राइट आंसर है 44 का दैट इज ये उपयोग में से कोई नहीं, है ना? यहाँ पे सारा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। एनएसएसओ के द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। तीनों यहाँ पे करेक्ट है। आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, सो राइट आंसर हो जाएगा ई। दैट्स क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा जा रहा है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो त्यागपत्र किसको देगा? अगर विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो अपना पद से हटना चाहता है तो एक त्यागपत्र देना पड़ेगा। त्यागपत्र किसको देना पड़ेगा, है ना? तो जो राइट आंसर है 45 का दैट इज उपाध्यक्ष को, है ना? अनुच्छेद 179 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष, है ना, और उपाध्यक्ष दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा जा रहा है विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो विधान परिषद की जो न्यूनतम संख्या होती है वह कितना होना चाहिए? 46 का जो राइट आंसर है दैट इज आपका बी। जो न्यूनतम संख्या होना चाहिए वह होना चाहिए 40। और जो वह वही अधिकतम संख्या जो होना चाहिए तो 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। किसका 1/3? विधानसभा के 1/3। विधानसभा के कुल सदस्यों 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा जा रहा है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? यहाँ पर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पूछा जा रहा है ना? देखिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। सो 47 का जो है राइट आंसर है दैट इज ए। और ध्यान रखिएगा अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछता यहाँ पे तब किसके पास होता? तब होता संसद के पास, है ना? तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा जा रहा है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? मतलब आपको चूज करना है कौन सा कथन सही है संसदीय व्यवस्था से संबंधित। देखिए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है ना?
तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें पहला कदम है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा कदम विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह, यह भी इनकरेक्ट है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, न कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, जस्ट अपोजिट कर दिया गया। दूसरा कदम विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होती है, यह भी इनकरेक्ट है, क्योंकि केवल न्यायपालिका यहाँ पे स्वतंत्र होती है, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पे निर्भर होती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सो 48 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यानी भारत जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार, उन वह शक्ति कैसी शक्ति है राष्ट्रपति का, यह विधायी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है, अर्ध न्यायिक शक्ति है या न्यायिक शक्ति है। तो आप लोग जानते हैं जो भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत, यह एक विधायी शक्ति है। सो 49 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा जा रहा है संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बेशर्त यह सार्वजनिक हित में, राष्ट्रीय हित में, केंद्रीय हित में, क्षेत्रीय हित में। तो आप चूज कीजिए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 50 का जो राइट आंसर दैट इज राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा जा रहा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है ना। यह जो है आपका संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके तहत उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना है ना, संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो कौन सा ऐसा मानव अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। देखिए 52 का जो राइट आंसर दैट इज सी, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत लाया गया, जिसे 21 के क 21(1) में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 है। सो राइट आंसर है 53 का ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा जा रहा है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो भारत के संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। देखिए 54 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 एक के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप 1 2 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय यानी संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानून को प्राथमिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करती है। देखिए 55 की जो राइट आंसर है दैट इज अनुच्छेद 245। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। टोटल अनुसूची 12 है। 12 अनुसूची में आपसे पूछा जा रहा है 8वीं अनुसूची में किस चीज के बारे में वर्णन है। देखिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन है। सो राइट आंसर आपका दैट इज डी। इनके अलावा 9वीं सूची में कुछ अधिनियम और विनियम
का विधिमान्यकरण किया गया था, है ना। 10वीं अनुसूची जो है राजनीतिक दल बदल के बारे में, वही 11वीं जो है पंचायत और 12वीं म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछा जाए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सम्मिलित सही नहीं है? आपको सम्मिलित सही नहीं चुनना है। तो पहला देखिए, पहला है आपके पास बलपक्रम, है ना, पन्ना बिहार में है। आप लोग जानते हैं पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, तो ये इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर जो है 58 का दैट इज बी। इनके अलावा बलपक्रम ये मेघालय में, ये बिल्कुल करेक्ट है। गुंडी ये तमिलनाडु में, ये भी करेक्ट है। और मोइलम ये भी गोवा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है, यानी सबसे कम वन क्षेत्र किस जगह पे पाया गया है? देखिए 59 का जो राइट आंसर है दैट इज चंडीगढ़, है ना। ये 2001 के अनुसार है। जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 साल में छपती है, तो ये 2001 2021 का रिपोर्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा जा रहा है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के परिस्थितिक पिरामिड किसमें पाया जाता है? उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के परिस्थितिक पिरामिड किसमें पाया जाता है? देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज जीवभार पिरामिड। जीवभार का जो पिरामिड होता है, यह उल्टा और सीधा दोनों प्रकार में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वालामुखी, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास और प्रवाह तिथियों, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? ठीक है 61 का जो राइट आंसर दैट इज मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण संबंधित है? यह बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, सो स्टार मारिए। आगे आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जो वायु से संबंधित है, पर्वत महासागर से। देखिए 62 का जो राइट आंसर आपका दैट इज सी, महासागर से संबंधित है लिस्बन घोषणा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम जनसंख्या 6 लाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल 2.6% है, उपयोग में से कोई। ठीक है 63 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम जनसंख्या 6 लाख है। वही भारत का कुल क्षेत्रफल देखें 3,03,28,00,000 है ना। 3,28,07,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है ना। 2.6% नहीं बल्कि यह 2.4% है। तीसरा इनकरेक्ट हो गया। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह आपका राजस्थान है ना। तो वही जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, यह भी इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर है 63 का दैट इज ए। दैट्स क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा जा रहा है, भारत में 2001 से लेकर 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी। 2001 से लेकर के 2011 में जो दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी वह कितना थी? देखिए 64 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, 18.12 है ना। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि 18.12 थी। वहीं पुरुषों को दशकीय वृद्धि 17.19% थी, है ना। वहीं भारत में 2001 से लेकर के 11 के दौरान जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 17.64 रहा है। तो याद रखिएगा 17.19 जो है यह पुरुषों की दशकीय वृद्धि है, महिलाएं की 18.12 और 17.64 कुल मिला के।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा जा रहा है कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। कुल जनसंख्या को अगर हम कुल क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं तो उनको क्या कहते हैं। देखिए इनको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व होता है कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछा जा रहा है इंग्लैंड में स्थित पेनाइन नामक पर्वत श्रेणी का विस्तार किस दिशा में। तो इंग्लैंड में स्थित है कौन सा पर्वत, पेनाइन नामक पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार किस दिशा में। देखिए राइट आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा जंगल और झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है। तो कौन सा जंगल और झाड़ी है दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रकार नहीं है। देखिए 67 का जो राइट आंसर है दैट इज दी साइबेरिया, है ना। साइबेरिया भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में नहीं आता बल्कि यह ध्रुवीय जलवायु प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 पूछे जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं, भूमध्य सागरीय जलवायु का नहीं। तो राइट आंसर आपका दैट इज उत्तरी न्यूजीलैंड। जो भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार है मध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच है। सो ये जो है हमारा उत्तरी न्यूजीलैंड या इनका भाग नहीं। सो राइट आंसर 68 का बी। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। आपको अगर बेसिक मैप का जानकारी होगा तब ये क्वेश्चन को आप सोल्व पाएंगे। सो राइट आंसर है 69 का दैट इज डी पंपास, पंपाज, है ना। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में मध्य केपटाउन और एलिडेट आते हैं जबकि पंपास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा जा रहा है खगोल वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमेटोरासो नामांकन निम्न निम्न आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है। देखिए खगोल वैज्ञानिक के द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमेटारासो का नामांकन जापानी सूर्य देवी के आधार पे किया गया। सो 70 का जो राइट आंसर है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछा जाए चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है। देखिए ग्रहों में मात्र बुध और शुक्र की दिखने वाली कलाएं होती है, इसी प्रकार ये कलाएं चंद्रमा में भी पाई जाती है। सो राइट आंसर जो होगा 71 का दैट इज बी बुध इनके अलावा शुक्र। क्वेश्चन नंबर 72 पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होगा। पेरिहिलियन जिससे हम लोग कहते हैं और एपिहिलियन। तो आपसे पूछा है अधिकतम दूरी में एपिहिलियन। 72 का जो राइट आंसर है दैट इज अपसोर में। अपसोर में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित लो आयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है। तो बेलाडीला एक प्रमुख खनन 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 सेंटर है जिसमें किसका खनन होता है। तो बेलाडीला मेनली छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यहाँ पे हेमेटाइट लो एक्स का खनन होता है। सो राइट आंसर होगा 73 का दैट इज ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछा जा रहा है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का क्या कारण। देखिए इनका जो राइट आंसर है आपका दैट इज ई उपयुक्त में से कोई, है ना। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। सो राइट आंसर है आपका दैट इज ई। तो यहाँ जो होना चाहिए उत्तर पूर्व मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछा जा रहा है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी वापसी की समान तिथि क्या है ना। तो समान तिथि पूछ रहा है, डेट पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर है 15 अक्टूबर। 75 की राइट आंसर है दैट इज बी।
क्वेश्चन नंबर 76, तिवारती के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो तिवारती उनके अनुसार भारतीय जलवायु कैसा है? देखिए, तिवारती के अनुसार भारत की जलवायु और उपोष्ण मानसून जलवायु है। तिवारती और कैपेगन है ना, दोनों कोपेन दोनों इसको जलवायु को बताते हैं। इनके अनुसार तिवारती के अनुसार जो जलवायु है उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 77, किस रेखा पे भारतीय मानक समय किस रेखा पर भारतीय मानक समय अपनाया गया? तो भारतीय मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर माना गया। सो 77 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। और यह ध्यान रखिएगा, जो भारतीय मानक समय है वह 5 राज्यों से गुजरता है ना, यू कोमा यो कोमा। अब फुल फॉर्म इसका देख लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है वह किसका एक भाग था? 33 का, गोंडवाना का, पेंजिया का। देखिए 78 का जो राइट आंसर है दैट इज गोंडवाना। अगर आप भूगोल में पढ़े होंगे है ना यूरेशिया और गोंडवाना के बारे में, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछा जा रहा है ग्रीनविच मान समय जीएसटी से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? तो कितना आगे रहता है? तो राइट आंसर आपका 5.5 घंटा है ना। भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। और जो भारतीय मानक समय है वो 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे रहता है। क्वेश्चन नंबर 80, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? 1815 में जो राजा राम मोहन राय थे उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुआ, उनका क्या नाम था? देखिए इनका जो राइट आंसर है तुहफत उल मौलवी, है ना। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद के जनक और आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। 1809 में राजमोहन की फारसी भाषा की पुस्तक है ना तुहफत उल मौलवी प्रकाशन में आया। यह उनकी पहली पुस्तक थी। तो डेट भी याद रखिएगा 1809। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे, है ना। और इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक 24 अक्टूबर 1884 को कर दी। ध्यान रखिएगा 1884। क्वेश्चन नंबर 82, अबुल कलाम आजाद के द्वारा इस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा इस पत्रिका को संपादित किया गया। देखिए अबुल कलाम के द्वारा जो पत्रिका संपादित किया गया था उसका नाम था अल हिलाल, है ना। अल हिलाल एक महत्वपूर्ण किताब थे जो जिसका संपादक अबुल कलाम थे। इनके अलावा कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर का किताब था। और जो जमींदार है ये मौलाना जफर अली खां का। वहीं बंगाल गजट है ना, यह जो है गंगाधर भट्टाचार्य का है। तो याद रखिएगा जो जमींदार है यह मौलाना जफर अली। वही जो कॉमरेड है ये किसका किताब है? अली जौहर का, अली जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? यहाँ पूछ रहा आपको वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक पूछा जा रहा है। 83 का जो राइट आंसर दैट इज अरविंद घोष, है ना। अरविंद घोष वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया, कब किया गया? ठीक है 84 का जो राइट आंसर है दैट इज 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था जिनके तहत। सो 84 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। दैट्स क्वेश्चन नंबर 85, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह के किस स्थान से संबंधित थे? है ना, कुंवर सिंह मंडी किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। सो राइट आंसर 85 का बी। दैट्स क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपसे पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? दिल्ली के जो प्रभारी अधिकारी थे अंग्रेज वह कौन थे? ये 86 का जो राइट आंसर है दैट इज आपका ए, उपयोग में से
कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए 1857 की क्रांति को औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ, है ना। क्रांतिकारी 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। इसी समय में जो लखनऊ से जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो थे कैंपवेल और हेनरी लॉरेंस। इनके अलावा जो कानपुर थे वहां पे कैंपवेल और इलाहाबाद से थे कर्नल ली। वही अगर देखें दिल्ली के प्रभारी जो थे लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन थे। लेफ्टिनेंट, है ना, हडसन और जॉन निकोलसन। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोनों अधिक, है ना, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया, है ना। 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया वो कौन था? राइट आंसर आपका दैट इज विश्वनाथ दुबे, है ना। विश्वनाथ दुबे 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था। सो राइट आंसर है विश्वनाथ दुबे। क्वेश्चन 88 आपसे पूछा जा रहा है शेरशाह की भू लगान व्यवस्था के निम्नलिखित में से किससे तुलना की जाती है? जो शेरशाह का भू लगान व्यवस्था था किससे तुलना किया गया है? राइट आंसर है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 89, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा की जो जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद द्वार, दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? 89 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, या फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक कहा जाता है? पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? तो आप लोग जानते हैं पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता था। सो राइट आंसर है जौनपुर, है ना। पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध शहर जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया था अपने भाई जोना खान के याद में, और ये कहाँ पे उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 91, दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो लाख बख्श जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? देखिए लाख वर्ष भारत में गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। सो राइट आंसर है ए, दैट्स क्वेश्चन 92। 92 आपसे इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण किया था? हौज ए शमसी का निर्माण कौन किया था? देखिए हौज ए शमसी का जो निर्माण करने वाले व्यक्ति तो उनका नाम था इल्तुतमिश, है ना। सो 92 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, दैट्स क्वेश्चन 93। क्वेश्चन 93 आपसे पूछा जाए बिगड़ा राजभोर ने अजमेर के अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? है ना, जो बिगड़ा राजभोर थे अजमेर की अढ़ाई दिन झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? देखिए इनका जो राइट आंसर है दैट इज कॉलेज इंपोर्टेड। क्वेश्चन नंबर 94, एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। एहोल में जो दुर्गा मंदिर का निर्माण है वह कौन करवाया था? देखिए एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में हुआ था। क्वेश्चन 95, क्वेश्चन 95 आपसे पूछा जा रहा सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी मांसाहारी शाकाहारी मांसाहारी दोनों? राइट आंसर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। क्वेश्चन 96, चुनादुरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। चुनादुरो यह कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर है सिंध में। क्वेश्चन नंबर 97, पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ कितने हैं? देखिए हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ यानी पुरुषार्थ चतुर्थीय मान्यता प्राप्त यह है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है। नेक्स्ट है प्रथम मानव जिस्म भारत की किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर आपका नर्मदा घाटी से। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। सो राइट आंसर है आपका मेहरगढ़। लास्ट क्वेश्चन, निम्न
कथनों में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा का खनन, उस खनन 1921 में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है। हड़प्पा के उत्खनन आरडी बनर्जी थे और छत वाला ताम्ररत्न हड़प्पा से मिला है। तो पहला तो करेक्ट है, हड़प्पा का उत्खनन 1921 और 22 में है ना दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। दूसरा, हड़प्पा वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा, हड़प्पा ब्यास नदी में, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तीसरा, हड़प्पा का उत्खनन आरडी बनर्जी के इसके दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और छत वाला तो 3 और 4 इनकरेक्ट होगा, 3 को हटाइए, 4 को भी हटाइए, है ना। अब बचा 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर जो 100 का दैट इज ए। और ये जो पूछा जा रहा है छत वाला ताम्रध्वज हड़प्पा से मिला है, तो छत वाला जो रथ है यह मेनली महाराष्ट्र के देमाबाद से मिला है, महाराष्ट्र के देमाबाद। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखे रेडियो प्रैक्टिस सेट वर्क, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था सारा बीपीएससी का पीवाईक्यू है। होप आप लोग को बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला। हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए हैं इनको क्योंकि अभी टाइम का इश्यू है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।